राम मंदिर और राम मिथ हैं, ये माइथोलॉजी के करेक्टर हैं। और मस्जिद जो थी अयोध्या की बाबरी मस्जिद, वो सच है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीएमके के एक नेता, एक प्रवक्ता का बयान है, जिसके बाद से सियासी भूचाल मचा हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में। और ये भूचाल इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि 22 जनवरी को मंदिर की शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेता और दुनिया भर के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, देश भर के तमाम हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं। उससे पहले डीएमके के नेता का ऐसा बयान सियासी सरगर्मी इसलिए तेज कर रहा, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस बयान से सहमत है या नहीं है। कोई सफाई नहीं आई है, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 24 से पहले एक भूमिका बनाई जा रही है, कभी बुद्धिज्म वर्सेस सनातन की भूमिका बनती है, कभी राम और दुर्गा, माता दुर्गा पर सवाल उठते हैं, तो ये सवाल तमाम लोगों के जहन में है और सियासी तौर पर भी समझने की कोशिश लोग कर रहे हैं कि इससे विपक्षी पार्टियों को क्या कोई फायदा होता दिख रहा है। क्या ये किसी बेहद खास रणनीति के तहत इस तरीके के बयान सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप से दिलाए जा रहे हैं या थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप से दिलाए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नए डिस्कशन में। जिस तरीके का बयान आया डीएमके के प्रवक्ता का, उसको आप कैसे देख रहे हैं पॉलिटिकली? देखिए, दक्षिण भारत से बयान आया है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे याद है कि भगवान राम की जो जीवन हम लोग पढ़ते चले आए हैं, दक्षिण भारत में उनका बहुत ज़्यादा वो रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, वहाँ पर उनको बहुत माना जाता है। लेकिन डीएमके की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि राम वॉज ए मिथ, माइथोलॉजिकल स्टोरी का पार्ट है वो, ये मुझे लगता है कि ये नुकसान करेगा। ये इसलिए नुकसान करेगा क्योंकि जहाँ एक तरफ राम मंदिर को लेकर के पूरी देश में ही नहीं, पूरा ग्लोबल तरीके से उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है, तैयारी हो रही है, उसकी 22 जनवरी की डेट तय हो गई है। और उसकी तैयारियों के बीच में ये बयान आना, और चुनाव भी हैं, आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि डीएमके और इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले समय में सवाल जरूर बनेंगी कि भाई राम को आज भी अगर आप सही नहीं मान रहे हैं, उनको मिथ मान रहे हैं, पौराणिक मान रहे हैं। ये तो कहा ही जाता था कि आपने हलफनामा कोर्ट में दिया और ये कहा कि भाई राम सेतु एक मिथ है, वो मैन मेड नहीं है, वो कहानियों का हिस्सा है। तो आप इस पे क्या स्टैंड रखेंगे? तो भाई कोर्ट का एक आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, कोई जबरदस्ती तो बना नहीं रहा है। और उसमें आज भी अगर एक वर्ग ये मानता है, एक पार्टी मानती है, एक विचारधारा ये मानती है कि राम पौराणिक है, राम की कहानियां पौराणिक है, रामायण पौराणिक है, तो मुझे लगता है भारत जैसे देश में जहाँ पर आस्था का इतना महत्व होता है, ये आज भी अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये उन लोगों के लिए सवाल है, उन लोगों पे ये क्वेश्चन किया जाना चाहिए जो इस देश की कानून व्यवस्था, देश के संविधान को आज भी मानते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर आज भी नहीं। सवाल मेरा ये है कि ठीक है, मिथ है या नहीं है, सच है, गलत है, झूठ है, अफवाह है, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले ये जो बयान आ रहे हैं, उनको पता है कि जो बहुसंख्यक एक तबका है उसको लेकर के अगर इस तरीके का कोई बयान दिया जाएगा तो नुकसान होगा। लेकिन क्या इतनी बड़ी चूक, एक पूरा गठबंधन, तमाम सीनियर लीडर हैं, आप सोचिए जो 28 दल है इंडिया अलायंस में, उसमें कौन कौन नहीं है, जिन्होंने पूरा इतिहास समझा है, भारत की, हिंदुस्तान की राजनीति समझी है, देखी है, पढ़ी है, उसके बावजूद अगर इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है तो क्या उनको कहीं ना कहीं वो एक प्रकाश की लव एक दिख रही है? मुझे लगता है इसमें उनका व्यक्तिगत फायदा होगा। जैसे डीएमके है, उनकी अपनी राजनीति, आप देखिए कि वहां पर नहीं, सिर्फ डीएमके की बात नहीं है। आप देखिए अभी आरजेडी के एक विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया कि जो माता दुर्गा हैं वो भी मिथ हैं। अगर वो सच हैं
तो जब अंग्रेज आए भारत, इतना जुल्म किया, तो उन्होंने फिर क्यों इतना जुल्म होने दिया। तमाम तरीके के लोग तर्क देते हैं। एक तर्क उनका ये दिया, बड़ा हास्यास्पद तर्क लगता है, कहते हैं कि जब इस तरीके की अंग्रेज आए, या मान लीजिए कि तीनों लोकों में देवी देवता हैं या माता दुर्गा हैं, वो कहते हैं, तो फिर वो तीनों लोग सिर्फ भारत में ही क्यों हैं, भारत में ही क्यों माने। इस तरीके के अक्सर उन्होंने तर्क दिए, और बाकी लोग भी तर्क देते रहते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आपने देखा होगा, सुना होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। और आप देखिए कि भाई देखो, डीएमके ने बयान दिया, कांग्रेस चुप है, ठीक है। एआईएडीएमके ने स्टालिन वाला जो मामला था, उन्होंने जब बयान दिया तब भी कांग्रेस चुप थी, ठीक। सपा पे स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म पर हमला करते हैं, सपा चुप है। आरजेडी और जेडीयू दोनों गठबंधन में है, सीएम और डिप्टी सीएम। आरजेडी हमला बोलती है, लेकिन जेडीयू चुप है। इंडिया गठबंधन चुप है। इंडिया गठबंधन, मतलब क्या ये कौन सी स्ट्रेटजी होगी? इसको थोड़ा सा हम, मतलब बाकी लोग भी, हम लोग की चर्चा भी हो रही थी, इसको कैसे डिकोड किया जाए, ये क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? अब देखिए, मुझे लगता है बीजेपी से लड़ने के लिए उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसका भी मुझे लगता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया अलायंस में आज भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और विचारधारा अलग अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बैठ करके एक कॉमन मिनिमम विचारधारा उन्होंने आज तक नहीं तैयार की कि हमको लाइन क्या लेनी है। इसीलिए राज्यों के अलग अलग हिस्सों से जहां से आवाज आ रही है, जैसे डीएमके ने सनातन पर बोला तो उनका अपना वहां फायदा था, लेकिन यहाँ पर नुकसान हो सकता है, ठीक है। आरजेडी वहां पे बयान आ रहा है, रामचरितमानस पे बयान आ रहा है, फिर अब माइथोलॉजी पे बयान आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में अपना फायदा देखने के लिए रिएक्शन आ रहा है। गठबंधन चुप है, मुझे लगता है ये गठबंधन का फेलियर है। क्या ये वाली रणनीति है कि भाई आप धर्म के खिलाफ एक कदम पीछे जाओ और फिर 2 कदम पीछे आ जाओ? क्या ये गुरिल्ला टेक्निक अपना रहे हैं? क्या बचाव भी नहीं कर रहे हैं? उनके नेता आके टक 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 मारे जा रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, जो चीज आप नहीं कह पाते हैं वो अपने किसी दूसरे से कहलाते हैं, दूसरे के मुंह से आप सोचते हैं कि वो कहते हैं, मैं नहीं कह पा रहा हूँ। ये भी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस नहीं कह सकती, उनके साथ ही गठबंधन कह रहे हैं। तो ये बात सही है कि अलग अलग थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, और सबका फायदा यह है कि 24 में कैसे हम बेहतर रिजल्ट हासिल करें। जितने क्षेत्रीय पार्टियां, उनका अपना भी स्वार्थ है, अपना भी उनका थॉट प्रोसेस काम कर रहा है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे देखा जाए तो सब अपने अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बड़ी वजह यही है कि अगर एक सोच नहीं बना के रखी जाएगी तो इसका फायदा इंडिया अलायंस को नहीं मिलने वाला है, इसका फायदा ले जाएगी एनडीए। अच्छा, एक और चीज पिछले दिनों काफी देखने को मिली है, जब भी कोई जिक्र होता है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें उत्तर प्रदेश में, वो अक्सर हिंदुत्व के बाद में या हिंदुत्व के साथ में बुद्धिज्म की बात करते हैं जी। और ठीक है, आप बुद्धिस्ट हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है, आप काफी लंबे टाइम से भी हैं। अब चुनाव के समय इस तरीके की चीजें, इसका पॉलिटिकली क्या असर हो सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, बीते 8-10 सालों की अगर बात कर लिया जाए, तो गांव देहात में जो बुद्धिज्म अपनाने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए जो पिछड़ा और पी और डी है, उसमें से एक सेक्ट पूरा निकल रहा है बी के नाम से, बुद्धिज्म के नाम से, उसको टारगेट किया जा रहा है क्या? देखिए, ये एक मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा बात होती नहीं थी। जब बीएसपी की सरकार थी, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, या बीएसपी बहुत ज्यादा वोकल जब हुआ करती थी, तब ये एक बात थी। हम लोगों ने कार्यक्रमों में देखा है कि होता था, बौद्धिस्ट आते थे, लेकिन गायब था पूरा सीन। लेकिन इधर स्वामी प्रसाद मौर्य उठा रहे हैं इस बात को, लगातार कह रहे हैं। और देखिए, भगवान बुद्ध ने बहुत काम किया, उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन उनको भी अगर राजनीति में खींच लिया जाएगा, उन्होंने जिसका प्रचार प्रसार किया उसके जरिए आप उनको अच्छा बताएं, दूसरों को गलत बताएं, कमजोर बताएं, तो मुझे लगता है ये भी सही नहीं है। लेकिन ये है कि
हर कोई अपने हिस्से की राजनीति कर रहा है और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य उनको लगता है कि यहाँ मेरे लिए स्पेस है, अगर कहीं और जगह नहीं है तो हम यहाँ पे अपनी जगह बना। उनको शायद ये लग रहा होगा कि जो बी वाला तबका है उसके कर्ता धर्ता तारनहार वही बन जाएंगे। क्या उनको ऐसा महसूस? क्योंकि अभी और कोई है नहीं, कोई है नहीं वहां पे, तो उनको लगता है कि ये आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की जितने पब्लिक फोरम पे जो स्पीच होती है आप सुन लेंगे तो उनकी बातें देखिए एक हद तक सही है, क्योंकि जितना पीड़ा झेली है पिछड़े वर्ग ने, जितने पीड़ा झेली है दलित वर्ग ने, ये बात सही है, लेकिन बाय द टाइम ऑफ प्रोग्रेस चीजें सुधरी भी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे हालात हैं, लेकिन अगर उनके बयान तो इतना विभाजनकारी बयान उनका होता है कि वो समाज में वैमनस्यता लाता है। तो अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन विभाजनकारी आपके बयान नहीं होने चाहिए कि जिससे समाज में विभाजनकारी हो, लोगों के बीच में कलह का कारण बने वो। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन से पहले इस तरीके के जो बयान हैं, चाहे वो तमिलनाडु से दिया गया डीएमके के प्रवक्ता का बयान हो, मिथ वर्सेस राम मंदिर को लेकर के जो बयान दिया गया जिस पे हमने डिस्कशन किया, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान हो, रामचरितमानस पे दिया गया बयान हो, चाहे आरजेडी के ही एक और विधायक का बयान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो, ये जो पूरा एक सर्कल बन रहा है, इस सर्कल में कहीं ना कहीं उन जातियों को देखा जा रहा है जो डिसैटिस्फाइड रही हैं हिंदू धर्म की उस जाति व्यवस्था से जिसमें उनको दबा कुचला माना गया, जिसमें उनको प्रताड़ित किया गया कई सौ सालों तक। उसके बाद क्या ये 2024 में एक नया नैरेटिव बनता हुआ दिख रहा है? शायद इंडिया गठबंधन को और इन विपक्षी दलों के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उस वोटर वर्ग को अगर टारगेट किया जाएगा तो उनका कुछ 2024 में भला हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर ये वीडियो, हमारा ये डिस्कशन, हमारा ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए दूसरों तक। हमारे चैनल पर इसी तरीके के वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।